दोस्तों, कोलकाता का स्ट्रांग रूम, जहां देश की सबसे बड़ी ताकत, नेताओं की किस्मत और जनता का फैसला ईवीएम में बंद था। वहां 3 लेयर की सुरक्षा थी ताकि परिंदा भी पर ना मर सके। लेकिन टीएमसी के नेता वहां गुस्से में आते हैं और अंदर जाने के लिए हंगामा करना शुरू कर देते हैं और सीआरपीएफ को धमकाते हुए बोलते हैं कि हमें अंदर जाना है। अंदर ईवीएम के साथ बीजेपी वाले छेड़छाड़ कर रहे हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट उन्हें समझाते हैं कि अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। हर सेकेंड का सीसीटीवी में मॉनिटरिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अंदर कोई भी नहीं गया, आप भी नहीं जा सकते। लेकिन टीएमसी के नेता गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और सीआरपीएफ को धमकाते हुए उनका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं जनप्रतिनिधि हूँ। सीआरपीएफ कमांडेंट बड़ी आराम से अपना कॉलर छुड़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ का सुरक्षा अधिकारी हूँ। यहाँ कानून चलता है, नेता की नेतागिरी नहीं। और मुझे समझाने के साथ साथ सुधारना भी आता है। उसके बाद दोस्तों, उस नेता की वो हालत करते हैं कि नेता की नेतागिरी अंदर घुसड़ जाती है। वो पैदल चलने के लायक नहीं रहता है और अपने समर्थक के साथ नंगे पांव वहाँ से भागता नजर आता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कब, क्या और कैसे हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी लाइक करते हैं हमें। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 3 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल के कोलकाता के स्ट्रांग रूम खुदीराम अनुशीलन केंद्र से शुरू होती है, जहां नेताओं का किस्मत और जनता का जनादेश ईवीएम के रूप में बंद था। दोस्तों, वहाँ की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी, इतनी तगड़ी थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इलेक्शन कमीशन ने इस बार वहाँ की सुरक्षा 3 लेयर में की थी। पहला लेयर 200 मीटर के दायरे में था स्ट्रांग रूम से, और वो लेयर था जिला बल का। जिला बल काफ़ी मुस्तैदी से वहाँ पहरा दे रहे थे कि 200 मीटर का लेयर कोई लांग न पाए। उसके बाद बीच वाला लेयर स्टेट पुलिस यानी बंगाल पुलिस के हवाले था, और तीसरा लेयर स्ट्रांग रूम के सामने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल फोर्स के हवाले था। और तीनों लेयर काफ़ी मुस्तैदी से वहाँ पर पहरा दे रहे थे। और 200 मीटर के बाहर जनप्रतिनिधि यानी नेता लोग अपने वहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे। कोई भी लफड़ा, कोई भी गड़बड़ वहाँ नहीं हो रही थी। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी वहाँ आए। उन्होंने देखा व्यवस्था, सब कुछ ठीक था और संतुष्ट होकर चले गए। ममता बनर्जी भी अपने समर्थक के साथ आई। लेकिन ये टीएमसी वाले तो पता ही आपको, हमेशा हंगामा, दंगा करने के चक्कर में रहते हैं। वो चाहते हैं कैसे भी हंगामा करके, दंगा करके कुछ गड़बड़ किया जाए, क्योंकि ईमानदारी से उनका काम नहीं होता। लेकिन वहाँ की व्यवस्था देखकर ममता बनर्जी भी चुपचाप वहाँ चली जाती है। उसके बाद टीएमसी के नेताओं के साथ मीटिंग करती है, और मीटिंग में कुणाल घोष भी शामिल थे। और फैसला किया जाता है, कोई न कोई आरोप सीआरपीएफ वाले के ऊपर लगाया जाए, बीजेपी वाले के ऊपर लगाया जाए, और हमें स्ट्रांग रूम के अंदर दाखिल हुआ जाए ताकि कुछ न कुछ गड़बड़ किया जाए। दोस्तों, ये कहकर ममता बनर्जी कुणाल घोष के साथ वहाँ अंदर जाने के चक्कर में पहुँच जाती है। लेकिन सीआरपीएफ के जवान बिल्कुल उन्हें खदेड़ देते हैं, वहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी काफ़ी नाराज़ होती है और सीधा हाई कोर्ट पहुँच जाती है। और हाई कोर्ट में तुरंत फैसला दिया जाता है कि हम इलेक्शन कमीशन के अधिकार को पार नहीं कर सकते। इलेक्शन के संबंधित हर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के अंदर है। दोस्तों, ममता बनर्जी यहाँ भी हार नहीं मानती है और इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच जाती है। इलेक्शन कमीशन साफ और 2 टूक जवाब देता है, और इलेक्शन कमीशन बताता है, चुनाव आयोग बताता है, सब आरोप निराधार हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी का 24 घंटे का पहरा चल रहा है। सीसीटीवी कई एंगल से वहाँ लगाए गए हैं और उनका हर सेकंड की मॉनिटरिंग चल रही है, हर सेकंड की रिकॉर्डिंग चल रही है, और आश्वस्त करते हैं कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है, फालतू हंगामा नहीं करो। दोस्तों, वहाँ से डांट फटकार खाने के बाद ममता बनर्जी फिर अपने नेताओं के साथ मीटिंग करती है, और नेता कुणाल घोष अपने दल बल के साथ, अपने समर्थक के साथ रात को फिर पहुँच जाते हैं स्ट्रांग रूम खुदीराम अनुशीलन केंद्र। दोस्तों, समर्थक के साथ वो हंगामा करते हुए जा रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी वाले अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। दोस्तों, पहला लेयर में उन्हें बकझक होती है, और पहला लेयर में जिला बल वाले थे तो बंगाल के ही। दोस्तों, वो उनके दबाव में आ जाते हैं, और कुणाल घोष अपने समर्थक के साथ जिला बल वाले को धमकाते हुए कहते हैं, तुम्हें नौकरी तो बंगाल में ही करना है,
तुम्हें देख लेंगे। और दोस्तों जिला बल वाले डर जाते हैं और उसे जाने देते हैं। दोस्तों सेकेंड लेयर में था बंगाल पुलिस, यानी बंगाल सशस्त्र बाहिनी। उनसे भी काफ़ी बकझक होती है। वो भी रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अंदर सर कोई नहीं गया है। लेकिन कुणाल घोष को समझना थोड़े था। वो तो सच्चाई जानते थे कि अंदर कोई नहीं गया है, लेकिन उन्हें तो हंगामा करना था, दंगा करना था, पेपरों में ये छपवाना था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ताकि कल हार के बाद ये बयान दे सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, बीजेपी वाले ने ईवीएम को बदला है। इसलिए हंगामा करते हुए उन्हें भी धमकाने लगते हैं कि तुम लोग को हम देख लेंगे, 4 मई के बाद तुम हमारे अंदर ही नौकरी करोगे, तुम्हें ऐसी जगह पोस्टिंग देंगे कि घर आने के लिए तरस जाओगे, बीबी बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस जाओगे। दोस्तों बंगाल पुलिस तो आखिर बंगाल पुलिस ही है, वो तो ममता के ही चमची है। और आखिरकार सेकेंड लेयर को कुणाल घोष पार कर लेता है। अब दोस्तों तीसरा लेयर आता है सेंट्रल फोर्स यानी कि सीआरपीएफ का। दोस्तों अंदर शोर शराबा करते हुए सेकेंड लेयर को पार करके कुणाल घोष सीआरपीएफ के सामने पहुंच जाते हैं और वहां भी हंगामा करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं अंदर हमें शक है, बीजेपी का नेता कोई न कोई गड़बड़ कर रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हमें अंदर जाना है। सीआरपीएफ के कमांडेंट आते हैं और बोलते हैं नेताजी अंदर कोई भी नहीं गया है, स्ट्रांग रूम लॉक है और सीसीटीवी की निगरानी में है, 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, हर सेकेंड की मॉनिटरिंग हो रही है। फिर आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि अंदर कोई गया है? लेकिन नेता कुणाल घोष को तो हंगामा करना था और सीआरपीएफ वाले से ही उलझ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं हट जाओ मेरे सामने से, हमें अंदर जाना है, अभी के अभी अंदर जाना है। और दोस्तों उनके समर्थक काफ़ी हो हल्ला शोर शराबा मचाने लगते हैं। दोस्तों कमांडेंट साहब एक नज़र सीआरपीएफ के जवान की तरफ डालते हैं और सीआरपीएफ के जवान अलर्ट हो जाते हैं और नेता कुणाल घोष को कमांडेंट साहब समझाते हुए बोलते हैं कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा और फिर कानून आपको ऐसे समझाएगी जिस भाषा में आप समझते हैं। दोस्तों अपने समर्थक के सामने ये बात सुनकर कुणाल घोष को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कमांडेंट से उलझ पड़ते हैं और जोर से बोलते हैं तुम हमें धमका रहे हो, हम यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। दोस्तों कमांडेंट साहब भी तेज में आ जाते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ देश की सच्चाई की, देश की ईमानदारी की कसम खा के खड़ा हूँ। यहाँ सिर्फ नियम चलेगा, कानून चलेगा, किसी नेता की नेतागिरी नहीं चलेगी और न ही किसी गुंडे की गुंडागिरी चलेगी। दोस्तों कुणाल घोष झूठा आरोप लगाते हुए बोलते हैं कि अंदर क्या चल रही है मुझे सब पता है, तुम सेंट्रल फोर्स वाले बीजेपी वाले के साथ मिलकर अंदर ईवीएम को बदल रहे हो, अंदर धांधली कर रहे हो। दोस्तों कमांडेंट साहब भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। अब बोलते हैं हर सेकंड की यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है और बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, अंदर कोई भी नहीं गया, यहाँ सीसीटीवी चालू है, हर सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन कुणाल घोष को चेक थोड़े करना था, उसे तो हंगामा करना था, दंगा फैलाना था। और दोस्तों नेता कुणाल घोष चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर कोई अंदर नहीं गया तो भी हम अंदर जाएंगे। दोस्तों कमांडेंट साहब बड़ा ही आश्चर्य से उन्हें देखते हैं। अब बोलते हैं अगर कोई अंदर नहीं गया तो आप अंदर कैसे जा सकते हैं, नियम सबके लिए बराबर है। दोस्तों नेता पासा पलट देता है, अब बोलता है तुम लोग हमें रोक रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है हो रही है अंदर, हमें अंदर जाना ही है। दोस्तों कमांडेंट साहब काफ़ी आवेश में काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि नेताओं के नीयत में गड़बड़ी होती है। दोस्तों नेता अपने समर्थक के साथ आगे बढ़ना चाहता है और कमांडेंट साहब उसे हाथ से रोक देते हैं। दोस्तों नेता काफ़ी भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की। दोस्तों कमांडेंट साहब भी उसी लैंग्वेज में जवाब देते हैं, इसे हिम्मत नहीं ड्यूटी कहते हैं और ड्यूटी के सामने कोई नेता की नेतागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों नेता काफ़ी आवेश में आ जाता है और समर्थक उसके चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा में आकर नेता कमांडेंट साहब का कॉलर पकड़ लेता है और जोर से बोलता है हमें रोकने का अंजाम तुम जानते हो, पूरा बंगाल को हम दहला सकते हैं, तुम सेंट्रल फोर्स वाले यहाँ से भाग भी नहीं सकते। दोस्तों कमांडेंट साहब उसका हाथ पकड़कर अपना कॉलर छुड़ाते हैं और जोरदार थप्पड़ नेता कुणाल घोष के कनपट्टी में मारते हैं और नेता कुणाल घोष की नेतागिरी तुरंत अंदर घुस जाती है और कमांडेंट साहब चिल्लाते हुए बोलते हैं बस हद तुमने पार कर ली, अगर हम तुम्हें समझाना जानते हैं तो हम तुम्हें सुधारना भी जानते हैं। और दोस्तों ये कहते के साथ ही अपने जवानों को आदेश देते हैं चार्ज। उसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से नेता कुणाल घोष और उसके समर्थक को घेर लेते हैं और शुरू होती है लाठी चार्ज। कमांडेंट साहब काफ़ी गुस्से में थे, एक जवान से लाठी खुद उठाते हैं और कुणाल घोष के ऊपर पड़ जाते हैं। और दोस्तों कुणाल घोष
चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके ऊपर कमांडर साहब कोई रहम नहीं करते हैं, क्योंकि उसने कमांडर साहब का कॉलर पकड़ा था, नेतागिरी दिखाई थी, दादागिरी दिखाई थी। आज दोस्तों नेता कुणाल घोष की वो पिटाई होती है दोस्तों, वो पिटाई होती है कि उसकी नानी दादी आ जाती है। हवा में दो ही शब्द गूंज रहे थे, एक लाठियों की तड़ाक सड़ाक और दूसरा कुणाल घोष की चीख। उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान उनके समर्थक पर कहर बन के टूट पड़ते हैं। और दोस्तों वातावरण में रात की जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी। पूरे वातावरण में सड़ाक तड़ाक और चीख गूंज रही थी। अब ये समर्थक, ये नेता भागना चाहते थे, क्योंकि ये टीएमसी के गुंडे थे। इन्होंने आज तक मार नहीं खाया था, इन्होंने लोगों को सिर्फ मारा था, पीटा था, डराया था, धमकाया था। लेकिन पहला मौका था जब टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल में पिट रहे थे, वो भी सेंट्रल फोर्स के हाथों। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी ये गत बनेगी, क्योंकि टीएमसी वाले तो सिर्फ डराना धमकाना जानते हैं। आज दोस्तों सीआरपीएफ वाले उन्हें घेर लेते, उन्हें भागने भी नहीं देते हैं। जम के पिटाई होती है। और नेता कुणाल घोष की तो हालत वो होती दोस्तों को अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहता है, लेकिन सीआरपीएफ वाले रहम नहीं करते हैं, उन्हें पीटते रहते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति हो जाती है समर्थक और नेता की कि नंगे पांव चलने के काबिल नहीं रहते हैं। आज दोस्तों कैसे तरह गिरते पड़ते नेता कुणाल घोष और उसके समर्थक वहाँ से नंगे पांव भाग जाते हैं। थोड़ा दूर तक कमांडेंट साहब खदेड़ते हैं उसे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि दोबारा, लेकिन ये सुनने के लिए नेता कुणाल घोष और उसके समर्थक वहाँ नहीं थे, वो भाग चुके थे। आज दोस्तों सीआरपीएफ वाले मुस्तैदी से फिर से स्ट्रांग रूम में ड्यूटी के लिए तैनात हो जाते हैं। दोस्तों इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा, और ये टीएमसी वाले गुंडे नेता कुणाल घोष के ऊपर भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ अब हमें आगे बढ़ दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।